अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे थे लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन को, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कीज तक। हमने ये पीछे डिस्कस कर लिया था सारा लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? अ लिमिटेशन, अ constraint between two attributes in which the value of one attribute is determined by the value of another attribute. That is कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। ये जो सैलरी है, डिपार्टमेंट का नेम है और जो एम्प्लॉय का नेम है, ये सारे डिपेंड कर रहे हैं ऑन एम्प्लॉय आईडी। कैसे डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की बनी हुई, अंडरलाइन हुआ है ना। सो इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? टू यूनिकली आइडेंटिफाई। अगर हम चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी देखना, तो हम एम्प्लॉय आईडी वाया प्राइमरी की, जो कि यूनिक है और नॉट नल है, उसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, इस डेफिनेशन में जो ऑथर है वो ये कह रहा है, a limitation between two attributes in which the value of one attribute is determined by the value of another attribute. So employee ID के थ्रू हम डिटरमाइन कर रहे हैं इन तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। सो एम्प्लॉय आईडी क्या है इसमें? एम्प्लॉय आईडी के थ्रू क्या है? ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेंट। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड हैंड साइड ऑफ द एरो इन अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके अंदर जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है वो क्या? एम्प्लॉय आईडी है। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? वो भी एम्प्लॉय आईडी है। देन इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? वो भी एम्प्लॉय आईडी है। सो एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम फंक्शनल डिपेंडेंसी मेंटेन कर रहे हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं इस टेबल पे, और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या? डिटर्मिनेंट भी है। देन कैंडिडेट की, हमने कैंडिडेट की को पहले भी डिफाइन किया था, दोबारा उसकी डेफिनेशन यहाँ आ रही है। एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई आर ओ इन अ रिलेशन। वैसे मजीद बेहतर ये होता कि इसको प्राइमरी की ही ऑथर कहा जाता, लेकिन उसने कैंडिडेट की कहा है, क्योंकि कैंडिडेट की में से कुछ यूनिक की निकलती हैं, कुछ प्राइमरी की निकलती हैं। बेसिकली यहाँ पे वो कैंडिडेट की है जो कि प्राइमरी की है। एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है? कैंडिडेट की भी है और प्राइमरी की भी है। यहाँ पे क्या? ये डिटर्मिनेंट भी है, और इसके थ्रू क्या? फंक्शनल डिपेंडेंसी भी मेंटेन हो रही है इस टेबल की। यहाँ पे एक टर्म आई है, एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। अगली एग्जांपल में क्या है? कॉम्बिनेशन है, जैसा कि ये एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल, ये दोनों क्या है? कंपोजिट की हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दोनों ही डिटर्मिनेंट हैं, दोनों के थ्रू ही फंक्शनल डिपेंडेंसी मेंटेन हो रही है। अब देखेंगे ये कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी मेंटेन हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। इसके अंदर तो सारे एक पर ही डिपेंड करते हैं 100%, तो ये मेंटेन हो रही थी। डिटर्मिनेंट की दोबारा डेफिनेशन है ये, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली, 2NF की। 1F की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन के अंदर तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का जिक्र इस तरह नहीं है, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आगे आएगा। वो ये है कि यहाँ पे आप लोग देखें, एम्प्लॉय के ऊपर तो डिपेंड करने चाहिए थे जस्ट एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड करने चाहिए थे एम्प्लॉय नेम, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसकी सैलरी क्या है। और कोर्स टाइटल पे क्या डिपेंड करना चाहिए कि क्या एम्प्लॉय का नेम कोर्स टाइटल पे डिपेंड करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। कोर्स टाइटल पे एम्प्लॉय का नेम क्यों डिपेंड करे? क्योंकि कोर्स टाइटल एक अलग डिटर्मिनेंट हो कोर्स के टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही टेबल के अंदर इसको रखा हुआ है, और डेट कंप्लीट जो है वो फुली डिपेंडेंट है। क्या मतलब है? डेट कंप्लीट का एरो देखें आप, ये दोनों डिटर्मिनेंट इसके ऊपर, इसके थ्रू फुली डिपेंडेंट है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई कोर्स कंप्लीट किया, कब किया पता नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई स्टूडेंट है, उसने कोई कोर्स कंप्लीट किया, उस कोर्स का नाम भी तो पता होगा ना कि क्या कोर्स कंप्लीट किया। ये हाफ इंफॉर्मेशन होगी, 50% इंफॉर्मेशन होगी कि मैंने कोई कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन कौन सा किया वो नाम भी पता हो, कब किया वो भी पता हो। जैसे डिग्री के ऊपर आपके मेंशन होता है कि एम्प्लॉय स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जांपल 100 ने डेटाबेस कंप्लीट किया और उसकी डेट कंप्लीशन ही है। किसी स्टूडेंट ने कोई डिग्री कंप्लीट की, उसकी डेट कंप्लीशन ही है। तो इसका मतलब ये है कि डेट कंप्लीट जो है वो दोनों एट्रीब्यूट्स पे 100% फुली डिपेंडेंट है। लेकिन एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी, ये सारे फुली डिपेंडेंट हैं ऑन एम्प्लॉय आईडी ओनली, लेकिन ये सारे डिपेंडेंट नहीं है कोर्स टाइटल के ऊपर। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कोर्स टाइटल और एम्प्लॉय आईडी पे जो फुली डिपेंडेंट है वो सिर्फ डेट कंप्लीट है, लेकिन जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का नेम क्या है, उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है,
ये तीनों एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट एम्प्लॉय आईडी के, क्योंकि कोर्स टाइटल भी तो प्राइमरी की है। इसलिए देखिए यहाँ पे कोई एरो नहीं, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे कोई लाइन नहीं ड्रा की गई, क्योंकि ये इस पर डिपेंड ही नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमने टेबल इस तरह का बना दिया, स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया, ना करते हुए भी इन्होंने करना है, क्योंकि ये अब कंपोजिट की है, कोर्स टाइटल के बगैर हम कोई चीज इंसर्ट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आगे डिटेल में दोबारा भी एग्जांपल के साथ आएगी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया कि फुली डिपेंडेंट कैसे है, और यहाँ पे हमने देखा डेट कंप्लीट फुली डिपेंडेंट है इन दोनों के ऊपर, लेकिन एम्प्लॉय का नेम फुली डिपेंडेंट नहीं है इन दोनों पे, ये पार्शियली डिपेंडेंट है जस्ट एम्प्लॉय आईडी पे, क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं करता। इस केस में क्या होगा, हमारा टेबल इंक्रीज हो जाएंगे और ये वाली जो डिपेंडेंसी का इशू आ रहा था ये रिमूव हो जाएगी। कोर्स का टेबल अलग बना देंगे, एम्प्लॉय का अलग बना देंगे, और डेट कंप्लीट जो है ये जंक्शन टेबल में आ जाएगी। ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो एक जंक्शन टेबल बना देंगे, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट आ जाएगा और ये दोनों एज ए फॉरन की आ जाएंगे। देन हमारे पास आता है प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। In normalization terminology, and any attribute that is completely or at least part is a member of a primary key is known as a prime attribute. क्या मतलब हुआ, जो प्राइमरी की है उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं या कह सकते हैं। सो अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और अ नॉन की एट्रीब्यूट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की। ठीक हो गया, जो प्राइमरी की भी नहीं है, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, उसे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। सिंपल इज दैट। ओके, स्लाइड नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22, 23 ये आप लोगों ने मीन्स नहीं पढ़नी, ये आप लोगों के लिए नहीं है। देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। द रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आर, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप लोगों ने जब वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन बनाया था या इवन सिंपल रिलेशन भी बनाया था टेबल को, उसके अंदर आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव किया था। वो कैसे, ईच टेबल हैज अ प्राइमरी की, द वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल आर atomic, that means no multi-valued attributes allowed. Then उसके बाद there are no repeating groups. ये तीन अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी टेबल, उसके अंदर प्राइमरी की है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को मीट कर रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये आपके पास एक एग्जांपल है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म की, जीरो नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, जो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा उसे हम जीरोथ नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। इसके अंदर आप देखें क्लास 1 और क्लास 2, इसके अंदर ये प्राइमरी की तो है, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन रिपीटिंग ग्रुप आपको नजर आ रहा है। क्लास 1 एंड क्लास 2 इज अ रिपीटिंग ग्रुप, सो ये क्या है, जीरो नॉर्मल फॉर्म में। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या तो हम इसको एक ही क्लास आईडी कर दें जैसे यहाँ पे करती है, ये भी इसका सोल्यूशन है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये देखिए यहाँ पे जेम्स फिर भी रिपीट हो रहा है, समित रिपीट हो रहा है। बिल्कुल ये रिपीट हो रहा है, लेकिन रेपिटेशन कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते। नॉर्मलाइज फॉर्म को अचीव करते हुए हम लोग कम करते जाते हैं रेपिटेशन को। अब आप देखेंगे आगे सेकंड और थर्ड में जब हम जाएंगे तो हम बहुत कम कर लेंगे रेपिटेशन को। एक और एग्जांपल है इसके अंदर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, सैम, माइक और शान, ये सारे एक ही जगह पे स्टोर हो रहे हैं, दैट इज मल्टी वैल्यू। सो इसको भी बाद में क्या किया, जब सोल्व किया तो रिपीटिंग ग्रुप बना दिए, एम्प्लॉय 1, 2, 3 रिपीटिंग ग्रुप बना दिया। और हमें पता है ना मल्टी वैल्यूड हो ना रिपीटिंग ग्रुप, और प्राइमरी की भी असाइन हो। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी असाइन कर दी गई और इन दोनों को अलग अलग टेबल बना दिया। आसान सोल्यूशन यही है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन। और डिपार्टमेंट आईडी एज ए फॉरेन की आ रही है यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में। ये कैसे आ रही है, हम लोगों ने लॉजिकल डाटा मॉडलिंग से पहले जब हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया था तो हम लोग वो रिलेशंस को, इंस्टेंसेस को मैच करके देखते थे, 1 to many, 1 to 1, many to many, या उस तरीके से बाद में जाके ये बनाया गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जिसके अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में 3 कंडीशन है। नंबर 1 इज प्राइमरी की होने चाहिए कोई ना कोई एट्रीब्यूट, नंबर 2 इज नो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 कंडीशन इज नो रिपीटिंग ग्रुप। अगर है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, 2 एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बाद में ये आगे दिया हुआ भी है कैसे सॉल्यूशन करना है उसका। कोडिंग आपको आती है, इंसर्शन करनी भी आती है, फॉरेन की बनानी भी आती है, आपको सेलेक्ट करना भी आता है, वो बाकी कोडिंग तो आपने यहाँ तक की हुई है सारी। ओके, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव इन अ सेंस के सबसे पहले तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को मीट करे, ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मस्ट बी मेट। देन हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। Any partial functional dependency have been removed. Non keys are identified by the whole primary key.
अच्छा, इस डेफिनेशन में क्या बताया गया, नॉन कीज आर आइडेंटिफाइड बाय द होल प्राइमरी की, दैट इज हमारे पास, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूं, हमारे पास ऑर्डर डेट नॉन की है, कस्टमर आईडी भी नॉन की है, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस भी नॉन की है, इसके अलावा प्रोडक्ट आईडी की एट्रीब्यूट है। कहने का मतलब ये है, जो कस्टमर एड्रेस है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये नॉन कीज हैं, ये फुली डिपेंड होनी चाहिए किसी एक प्राइमरी की पे, मतलब लॉजिकली भी डिपेंड होनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन की हद तक नहीं, लॉजिकली कैसे। अब ऑर्डर डेट ऑर्डर आईडी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली भी ठीक है, लेकिन कस्टमर आईडी भी ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रही है इस एग्जांपल में, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर आईडी क्या है, डिटरमिनेंट है ना यहाँ पे, लेकिन कस्टमर आईडी या ऑर्डर डेट बिल्कुल 100% ठीक डिपेंड कर रही थी, कस्टमर आईडी नहीं कर रही, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कस्टमर आईडी तो खुद एक प्राइमरी की होना चाहिए था, जिसपे कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस को डिपेंड करना चाहिए था, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल बनाई गई आपको समझाने के लिए। आप भी कहोगे लॉजिकली सर ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको समझाने के लिए बनाई गई है। कस्टमर आईडी भी डिपेंड कर रहा है ऑर्डर आईडी पे, इस डिपेंडेंसी को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि एक प्राइमरी की जो होना चाहिए था, एक तो वो प्राइमरी की नहीं है, नॉन प्राइमरी की है, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है किसी और डिटर्मिनेंट के ऊपर। इसी तरीके से ऑर्डर डेट इस पे डिपेंड करना चाहिए 100%, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को भी प्राइमरी की बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ऑर्डर आईडी इस पे डिपेंड करना चाहिए था, लेकिन अब वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी पे। तो कहने का मतलब ये है, किसी एक टेबल के अंदर अगर मल्टीपल प्राइमरी कीज हैं और कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि कुछ नॉन के एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हैं ऐसी प्राइमरी की पे जो उनके टेबल की प्राइमरी की ही नहीं है, या उसकी उनकी एंटिटी की प्राइमरी की ही नहीं है, तो वो क्या है, वो पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाता है। अब देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड करना चाहिए था, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर आईडी भी प्राइमरी की है, सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑर्डर आईडी पे भी डिपेंड कर रहा है, पार्शियली डिपेंड कर रहा है, फुली नहीं कर रहा। अच्छा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फिर क्या है, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी प्राइमरी की कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी प्राइमरी की है ही नहीं, प्राइमरी की ऐसा एंटिटी का एट्रीब्यूट है जो कि कोई और एंटिटी है। तो ये सारा सिनेरियो आपको क्या बता रहा है, इसके अंदर हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है इधर कस्टमर वाली साइड पे, और पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है प्रोडक्ट की तरफ से इधर ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर की तरफ से इधर प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। लेकिन एक ऐसा एट्रीब्यूट है ऑर्डर क्वांटिटी जो कि फुली डिपेंडेंट है। कैसे, किस चीज की क्वांटिटी होती है, किसी ऑर्डर की क्वांटिटी है, लेकिन कोई प्रोडक्ट होगा तो उसका ऑर्डर होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम इधर हाफ इंफॉर्मेशन दें, ऑर्डर की क्वांटिटी बता रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं प्रोडक्ट क्या है, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट के ऑर्डर की क्वांटिटी बता रहे हैं, हमें प्रोडक्ट का नहीं पता, या बाद में ऑर्डर का ही नहीं पता। तो इसलिए क्या है, ये जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, लेफ्ट साइड पे देखें, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है फुली, और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। कस्टमर के अंदर अगर आप देखें, कस्टमर नेम और एड्रेस जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम इसे कह सकते हैं ए नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ए नॉन की एट्रीब्यूट। ये क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं नॉन की एट्रीब्यूट पे, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। और बाकी क्या आपके पास आपको शो हो रहा है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। अच्छा, अब हम कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। ओके, होल प्राइमरी की क्या है कि एक ही प्राइमरी की पे फुली डिपेंड करें या मल्टीपल पे फुली डिपेंड करें। इसके बाद ये है इसकी डेफिनेशन, अ रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन विच, पहले तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द प्राइमरी की। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, जिसके अंदर हाफ के ऊपर तो डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की पे, लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल को अगर सॉल्व करना हो, आप लोगों के माइंड में क्या आता है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसमें से हमने ट्रांजिटिव भी खत्म करनी है, पार्शियल भी खत्म करनी है, कितने एक टेबल बन सकते हैं? जरा दिमागों को घुमाएं और देखें स्ट्रक्चर के थ्रू कितने टेबल हमारे पास बनेंगे जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इस टेबल को ले जाना चाहेंगे, स्ट्रक्चर को। एनीवन फ्रॉम क्लास, इस स्ट्रक्चर के कितने टेबल बनेंगे? हाँ जी, कोई नहीं बताना चाहता आप में से? तो तीन। तीन कौन कौन से? सर एक ये वाला ऑर्डर क्वांटिटी, कस्टमर एड्रेस, हम्म और सर तीसरा ये वाला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन।
आप कह रहे हो एक प्रोडक्ट का टेबल होगा, एंटिटी होगी, एक कस्टमर की एंटिटी होगी, टेबल बनेगा जो, और रिलेशन बनेगा, और एक ऑर्डर की एंटिटी होगी। लेकिन फिर आप मुझे ये बताओ, जो फुली डिपेंड पहले ही कर रहा है बेचारा, एक एट्रीब्यूट ऐसा है ऑर्डर क्वांटिटी, वो कहाँ जाएगा? सर फिर वो प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा? बगैर आप ऑर्डर की क्वांटिटी बता रहे होगे। सर ऑर्डर आईडी तो की होगी ना, ऑर्डर क्वांटिटी टेबल और होगा यार वो। ऑर्डर तो अलग बन गया ना, प्रोडक्ट अलग बन गया। आप कह रहे हो ऑर्डर क्वांटिटी प्रोडक्ट में आ जाएगा। प्रोडक्ट का अलग बनेगा सर, 3 बताए हैं, ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्ट और कस्टमर। और ऑर्डर कहाँ जाएगा फिर? अच्छा ऑर्डर अलग है। ये ऑर्डर भी तो है ना, ये ऑर्डर आईडी, ये भी तो प्राइमरी की बनी हुई है, देखो ऑर्डर डेट के साथ। ये ऑर्डर क्वांटिटी से नहीं आ रहा सर? नहीं नहीं, ऑर्डर क्वांटिटी, ये लाइन देखो ना, एरो आपको नजर नहीं आ रहा है ये वाला? इसके ठीक है, लेफ्ट आ साइड पे गया। इसके डिटर्मिनेंट है ना। अभी हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो आर डिटर्मिनेंट्स, जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। ऑर्डर क्वांटिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट आईडी है, देन ये देखो फुल डिपेंडेंसी लिखा हुआ ऑर्डर आईडी भी है। जी जी। तो आपने काफी हद तक ठीक बताया है। एक चीज आप मिस कर गए हो, सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस एरो के जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, अगर ये फुली डिपेंड कर रहा है, एक टेबल ये बनेगा जो फुली डिपेंड कर रहा है। एक ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी के साथ एक टेबल ये बनेगा, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी एज ए फॉरेन की आएंगे, जो हम जंक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। एक टेबल प्रोडक्ट का बनेगा, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट फिनिश, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आईडी एज ए प्राइमरी की आएगा। एक टेबल आपका आएगा ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट के साथ। ठीक है। और एक टेबल ये आएगा जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में आ रहा है, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और कस्टमर आईडी के साथ। अब वन टू मैनी होगा, मैनी टू मैनी, इनके रिलेशनशिप कैसे होंगे वो आप बहुत पहले डिस्कस, हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। वो देखते हुए सारा सिनेरियो आपने इसके वो टाइप एंड कार्डिनलिटीज डिफाइन करके देन इनकी फॉरेन कीज डिफाइन कर देनी है। एक बात तो यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि यहाँ पे तो फॉरेन कीज आएंगी। अब आप इसको ऑर्डर क्वांटिटी का टेबल कह लो, या बाद में आप इसको ऑर्डर अंडरस्कोर प्रोडक्ट का टेबल कह, जंक्शन टेबल कह लो, या आपके ऊपर है। फिर मेरे ख्याल से तो हम इसे ऑर्डर अंडरस्कोर प्रोडक्ट का टेबल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर क्वांटिटी के साथ एज ए फॉरेन कीज आ रही होंगी। ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 4 टेबल बनेंगे। ठीक हो गया सर। कितने टेबल बनेंगे? 4 टेबल बनेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, कोई इसको पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकता है। मैंने आपको वो टू दी पॉइंट बता दी बात के करना कैसे, यहाँ पे आगे करके भी दिखाया हुआ है। 1 2 3 और बाद में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी देखो शो की हुई है। आगे 3NF के अंदर ये भी रिमूव कर दी जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये कह सकते हो सर आपने 4 कहते 3 बने हुए हैं, क्योंकि वो 3NF उसने पढ़ाना है ना अभी, ऑथर ने, तो उसने बाद में आगे यहाँ पे देखो जाके इसको रिमूव किया है। ये देखो 3NF में यहाँ पे जाके इसको रिमूव किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, 3NF, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपकी 3NF में एग्जिस्ट करती है। ओके। अ रिलेशन दैट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो सेकंड में हो, हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स, जैसा कि यहाँ पे था, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी थी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स। कस्टमर नेम भी नॉन की है, कस्टमर आईडी भी नॉन की है, लेकिन कस्टमर नेम को तो लॉजिकली डिपेंड करना चाहिए था कस्टमर आईडी पे, लेकिन ये डिपेंड कर रहा था ऑर्डर आईडी पे। ये क्या है, नॉन की पर डिपेंड कर रहा है। कस्टमर एड्रेस भी नॉन की है, कस्टमर आईडी भी नॉन की है, लॉजिकली क्या है, कस्टमर एड्रेस भी नॉन की पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज टर्न्ड एज द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसके अंदर की भी सोल्यूशन क्या है, आपका नया टेबल बनेगा। हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के एग्जांपल में देख लिया था। Why we require decomposition of a relation? Decomposition is the transformation into many relations. Redundancy can be reduced, data independencies can be maintained, and anomalies can be reduced.